इंडियन पॉलिटी की लेक्चर सीरीज में आज हम पढ़ने वाले हैं अमेंडमेंट जो कि आती है 368 आर्टिकल के अंडर। 368 आर्टिकल के अंडर आते हैं यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। तो इसका सबसे पहले हम प्रोसीजर देखेंगे, नेचर, पूरा जो प्रोसीजर है कैसे अमेंडमेंट की जा सकती है, टाइप्स ऑफ अमेंडमेंट, और उसके साथ साथ जितनी भी अमेंडमेंट की हिस्ट्री है, जो जिन पे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और भी उसके साथ जो भी इम्पोर्टेंट अमेंडमेंट्स हैं, और उसके साथ साथ जो दो तीन जो न्यू बिल्स हैं वो इम्पोर्टेंट है, उन पे भी हम डिस्कस करेंगे। और उसके बाद जो है PYQs जितने भी यूपीएससी के द्वारा पूछे गए हैं या फिर यूपीएससी प्लस जो NDA, CDS, जियो साइंटिस्ट, CAPF, ये सारे एग्ज़ाम्स हैं, उन सब के यहाँ पे हम जो PYQs है वो डिस्कस करने वाले हैं। तो ये यहाँ पे यूपीएससी जो CSC में पूछे गए हैं क्वेश्चंस, और उसके बाद यूपीएससी प्लस में जो NDA, CDS, जियो साइंटिस्ट, ये सारे क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाले हैं कॉन्सेप्ट के बाद। तो स्टार्ट करते हैं अमेंडमेंट। सबसे पहले नेचर से स्टार्ट करेंगे, नेचर ऑफ अमेंडमेंट। इसमें जवाहरलाल नेहरू की जो स्टेटमेंट है इसको आप यूज़ कर सकते हैं। वो कहते हैं कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है और उसकी जो अमेंडमेंट प्रोसेस है उसको हम एक रिकॉन्सिलिएशन मान सकते हैं, किसका, बिटवीन रिटन कॉन्स्टिट्यूशन विद पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन भी है और साथ साथ इसको पार्लियामेंट को पावर दी गई है कि वो उसको यहाँ पे अमेंड कर सकती है, और इन दोनों का जो है रिकॉन्सिलिएशन है। रीज़न ये था, इसको देने का पर्पस क्या, मोटिव क्या है कि कॉन्स्टिट्यूशन को यहाँ पे टाइम के साथ जो सोसाइटी की नीड्स हैं उसके अकॉर्डिंग कॉन्स्टिट्यूशन को अपडेट किया जाए, उसमें चेंजेस लाए जाए, इसलिए यहाँ पे ये इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया है। टू इंश्योर द कॉन्स्टिट्यूशन अडेप्ट टू द चेंजिंग नेशनल डेवलपमेंट एंड स्ट्रेंथ। तो इसके जो पाथवेज हैं अमेंडमेंट कौन कौन से, सबसे पहले यहाँ पे ऑर्डनरी, और उसके बाद जो है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। फर्स्ट ऑर्डनरी, इसमें सिंपल मेजॉरिटी से यहाँ पे इसको अमेंड किया जा सकता है। यूज फॉर नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस, इसको यूज़ किया जाता है नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस के लिए। दूसरा जो है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो आता है अंडर 368 आर्टिकल। 368 आर्टिकल यहाँ पे इसके अंडर जो अमेंडमेंट होती है उसको भी यहाँ पे डिवाइड किया जाता है टू टाइप्स में। फर्स्ट जो है टाइप 1 और टाइप 2। टाइप 1 में आता है यहाँ पे नॉन फेडरल फीचर्स के लिए, और टाइप 2 आता है फेडरल फीचर्स के लिए। अगर हम नॉन फेडरल फीचर्स की बात करें तो यहाँ पे इस ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस को चेंज करना, अमेंड करना, जिसमें नॉन फेडरल फीचर्स हों। जो नॉन फेडरल फीचर्स हैं उसमें हमें स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए पार्लियामेंट में, और जिसका मतलब ये है कि 2/3 ऑफ मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग, प्लस मिनिमम ऑफ 51% ऑफ द टोटल मेंबरशिप। पहले तो हमें स्पेशल मेजॉरिटी में क्या आता है, यहाँ पे 51% ऑफ टोटल मेंबरशिप, जितने भी टोटल है उसका 51% या फिर इससे ज़्यादा, मिनिमम 51% चाहिए, और 2/3 किसका चाहिए यहाँ पे, प्रेजेंट एंड वोटिंग। तो ये है स्पेशल मेजॉरिटी, इसके अंडर इसको चेंज किया जाता है नॉन फेडरल फीचर्स को। दूसरा जो है टाइप 2, इसमें आता है फेडरल फीचर्स। तो अगर यहाँ पे फेडरल फीचर्स हैं तो यहाँ पे स्टेट्स जो है उनको भी यहाँ पे कंसिडरेशन में लाया जाता है। इसमें यहाँ पे सेम स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए, मेजॉरिटी यहाँ पे सेम चाहिए, लेकिन यहाँ पे एडिशनल 50% जो स्टेट्स हैं उनकी रेटिफिकेशन चाहिए, उनके जो स्टेट लेजिस्लेचर्स हैं, जो स्पेशल मेजॉरिटी के साथ साथ यहाँ पे जो 50% स्टेट्स हैं उनकी भी यहाँ पे रेटिफिकेशन चाहिए। तो ये है टाइप 2 जो है फेडरल फीचर्स के लिए। अदर फीचर्स जो डिफरेंट एग्जाम्स में बहुत बार पूछे गए हैं, एक्सक्लूसिव टू पार्लियामेंट, तो सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकता है अंडर आर्टिकल 368, और वो सिर्फ और सिर्फ इनिशिएट किया जा सकता है पार्लियामेंट में। स्टेट लेजिस्लेचर का इसमें कोई भी रोल नहीं है, वो कोई भी अमेंडमेंट बिल को इनिशिएट नहीं कर सकते हैं, एक्सेप्ट प्रोवाइडिंग फीडबैक रेटिफिकेशन। जो हमने पढ़ा कि जो फेडरल फीचर्स हैं उनको अगर अमेंड करना हो तो यहाँ पे स्टेट्स की जो फीडबैक चाहिए, उसकी रेटिफिकेशन चाहिए, वो भी कितना, 50%। तो अदर केसेस में जो नॉन फेडरल फीचर्स हैं उनमें सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट ही इसमें चेंजेस ला सकती है। दूसरा पॉइंट जो है नो जॉइंट सिटिंग, तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, हर कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करना है, उस केस में उस बिल को यहाँ पे जॉइंट सिटिंग के पास नहीं भेजा जाता। तो जॉइंट सिटिंग का कोई ऐसा प्रोविज़न इन केस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं है, जो कि जैसा हम देखते हैं ऑर्डिनरी बिल्स के केस में 108 आर्टिकल में जॉइंट सिटिंग का प्रोविज़न है, तो ऐसा यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के लिए नहीं है। इफ़ डेडलॉक अकर्स द सेकेंड हाउस फेल्स टू पास इट द बिल लैप्स,
तो अगर यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के अंदर अगर जो बिल लाया जा रहा है अमेंडमेंट के लिए और फर्स्ट हाउस यहाँ पे पास करता है और दूसरा फेल हो जाता है पास करने में, तो बिल लैप्स कर जाता है। यहाँ पे कोई भी जॉइंट सिटिंग का प्रोविजन नहीं है। प्रेसिडेंशियल अप्रूवल, यहाँ पे कुछ हमने देखा जो बिल्स हैं, कुछ ऐसे इश्यूज हैं जिसमें प्रेसिडेंट की प्रायर जो है रिकमेंडेशन चाहिए, प्रायर जो सैंक्शन चाहिए। तो लेकिन यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करना हो तो यहाँ पे प्रेसिडेंट की प्रायर सैंक्शन की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये एक एग्जीक्यूटिव का पार्ट है। तो यहाँ पे एग्जीक्यूटिव के अप्रूवल के बाद यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करना ये सही नहीं है। प्रेसिडेंट इज नो प्रायर सैंक्शन ऑफ प्रेसिडेंट इज रिक्वायर्ड टू इंट्रोड्यूस द बिल वंस पास बाय पार्लियामेंट द प्रेसिडेंट बाउंड टू गिव द असेंट। तो ये यहाँ पे दो यहाँ पे ट्रैप क्वेश्चंस बन सकते हैं। प्रेसिडेंट की ना ही प्रायर सैंक्शन की ज़रूरत है और ना ही ये डिनाई कर सकता है। यहाँ पे अगर एक बार पार्लियामेंट ने कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के लिए कोई बिल आया है, उसको पास किया है, तो प्रेसिडेंट इज बाउंड टू गिव। प्रेसिडेंट यहाँ पे उसको मना नहीं कर सकता, प्रेसिडेंट को वो पास करना ही करना है, उसको असेंट देनी ही देनी है। एवोल्यूशन ऑफ अमेंडेबिलिटी, क्रोनोलॉजी ऑफ लैंडमार्क केसेस। यहाँ पे जुडिशरी के डिफरेंट जो लैंडमार्क जजमेंट्स हैं वो हम देख लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास है शंकरी प्रसाद और साजन सिंह। इन दोनों केसेस में शंकरी प्रसाद केस आता 1951 में, साजन सिंह केस आता 1965 में। इन दोनों केसेस में जो सेम ही जजमेंट्स रही, इसमें पार्लियामेंट की जो पावर है फंडामेंटल राइट्स को अमेंड करने की अंडर 368 उसको अपहेल्ड किया गया। उनका कहना यह था कि पार्लियामेंट के पास पावर है, वो फंडामेंटल राइट्स को अमेंड कर सकती है अंडर आर्टिकल 368। रीज़न उसके पीछे ये दिया गया कि जो लॉ है, जो लॉ की डेफिनेशन जो हम पढ़ चुके हैं आर्टिकल 13 में जो लॉ की डेफिनेशन है वो इंक्लूड नहीं करती है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। लेकिन उसके बाद यहाँ पे गोलकनाथ केस आता है 1967 में, और उसने ये दोनों जो जजमेंट की जो ओपिनियन था उसको ओवर रूल किया। प्रीवियस जजमेंट्स थी जो उसको ओवर रूल करके यहाँ पे उसने कहा कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट्स आर लॉ अंडर आर्टिकल 13। तो उसको अंडर आर्टिकल 13 जुडिशरी ने गोलकनाथ केस में फिर से उसको री इंटरप्रेट किया और उसको कहा कि अंडर आर्टिकल 13 जो लॉ वर्ड मेंशन है और उसकी जो डेफिनेशन है उसमें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट भी आता है, और पार्लियामेंट यहाँ पे फंडामेंटल राइट्स को अमेंड नहीं कर सकता है, और जो लोगों की जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनको एवरेज नहीं कर सकता, उनसे छीन नहीं सकता। उसके बाद यहाँ पे जुडिशरी के ये जो गोलकनाथ केस के बाद यहाँ पे 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लाया जाता है 1971 में। पार्लियामेंट का यहाँ पे एक रिएक्शन था। पार्लियामेंट ने इसमें यहाँ पे एक एक्ट पास किया और उसमें ये कहा कि जो अमेंडिंग पावर है पार्लियामेंट की उसको यहाँ पे इंक्रीज कर दिया कि यहाँ पे वो फंडामेंटल राइट्स को भी अमेंड कर सकती है, यानी कि जो अमेंडिंग पावर्स है पार्लियामेंट की तो उसको इंक्रीज कर दिया। लेकिन उसके बाद 1973 में फिर से यहाँ पे केशवानंद भारती केस आता है, और इसमें यहाँ पे बेसिक स्ट्रक्चर कॉन्स्टिट्यूशन का, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो कॉन्सेप्ट है ये इवॉल्व होना स्टार्ट हो जाता है। तो बेसिक स्ट्रक्चर जो डॉक्ट्रिन है वो दिया जाता है 1973 में केशवानंद भारती केस में। इसमें कहा जाता है कि फंडामेंटल राइट्स को अमेंड कर सकता है पार्लियामेंट, उसके पास पूरी पावर है, लेकिन यहाँ पे उसके ऊपर कुछ लिमिटेशंस हैं। और लिमिटेशंस कौन कौन सी हैं? उन्होंने कहा कि बेसिक स्ट्रक्चर जो कॉन्स्टिट्यूशन का है उसको आप ख़त्म नहीं कर सकते, उसको आप चेंज नहीं कर सकते हो, बाकी जो भी आप चीज़ें चेंज कर सकते हो तो वो आप उसके पास पावर्स हैं पार्लियामेंट के पास, वो आप कर सकते हो। तो यहाँ पे बेसिक स्ट्रक्चर सिर्फ और सिर्फ जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो आप चेंज नहीं कर सकते। तो बेसिक स्ट्रक्चर क्या होगा वो कौन डिसाइड करेगा? जुडिशरी टाइम टू टाइम उसको डिसाइड करेगी। और बहुत सारी जजमेंट्स हैं, केशवानंद भारती केस, उसके बाद बहुत सारे जो मिनर्वा मिल्स, वामन राव, इन सब में यहाँ पे जुडिशरी ने अपने रूलिंग्स में बताया कि कौन कौन सा जो फीचर है कॉन्स्टिट्यूशन का वो बेसिक स्ट्रक्चर है। तो ये हमने देखा केशवानंद भारती बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन जो आया, इसमें कहा गया कि फंडामेंटल राइट्स पार्लियामेंट अमेंड कर सकती है, उसके पास पूरी पावर है, बट देयर आर सम लिमिटेशंस जिसमें आप यहाँ पे बेसिक स्ट्रक्चर जो है कॉन्स्टिट्यूशन का उसको डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते हो। उसके बाद आता है इंदिरा गांधी राजनारायण केस 1975। इसमें फिर से जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसको रिफॉर्म किया गया। उसके बाद फिर से पार्लियामेंट के द्वारा 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लाया जाता है 1976 में। इसमें ये एक अटेम्प्ट था टू ग्रांट अनलिमिटेड अमेंडिंग पावर टू पार्लियामेंट। तो फिर से यहाँ पे एक पार्लियामेंट की और यहाँ पे जुडिशरी की, पार्लियामेंट और जुडिशरी की यहाँ पे आप देख सकते हो कि पावर स्ट्रगल चल रहा है। तो 42nd अमेंडमेंट में भी पार्लियामेंट के द्वारा कोशिश की गई कि यहाँ पे अनलिमिटेड पावर दी जाए पार्लियामेंट को अमेंड करने की। उसके बाद यहाँ पे मिनर्वा मिल्स केस आता है 1980, बहुत इंपॉर्टेंट है।
इसमें उन्होंने 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के कुछ प्रोविजन को स्ट्रक डाउन किया। जब हम डिटेल में 42nd पढ़ेंगे अभी कुछ स्लाइड्स के बाद, उसमें यहाँ पे हमें समझ आ जाएगा। इसमें इस केस में रूल ये किया कि लिमिटेड अमेंडिंग पावर इटसेल्फ इज अ पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, कि जो पार्लियामेंट की जो अमेंडिंग पावर है वो भी लिमिटेड है, और ये लिमिटेड अमेंडिंग पावर है जो पार्लियामेंट की, वो इटसेल्फ क्या है, बेसिक स्ट्रक्चर है का पार्ट है। इसमें उन्होंने फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपीज के बीच में एक हार्मनी क्रिएट करने की कोशिश की गई। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे जजमेंट है, केस है। उसके बाद आता है वामन राव एंड आई.आर. कोयलो केस, जो हमारे पास आया 1981, और उसके बाद आई.आर. कोयलो केस आता है यहाँ पे 2007 में। इन दोनों केसेस में यहाँ पे जुडिशियल रिव्यू को वैलिडेट किया गया फॉर लॉज प्लेस्ड इन द 9th शेड्यूल। 9th शेड्यूल जो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1951 में ऐड किया जाता है, उसमें कुछ ऐसे प्रोविजन थे, उसमें अगर कोई भी कानून डाल दिया जाए तो उस पर जुडिशियल रिव्यू नहीं लगता था, यानी दे वर इम्यून टू जुडिशियल रिव्यू। तो उसको यहाँ पे जुडिशरी की जो जुडिशियल रिव्यू पावर थी अंडर आर्टिकल 13, 32 जो भी, उसको इम्यून बनाया गया था। लेकिन इस केस में यहाँ पे उसको, इन दोनों केसेस में यहाँ पे उसको वैलिडेट किया जुडिशियल रिव्यू की पावर्स, और जो भी लॉज 9th शेड्यूल में डाले जाएंगे तो उसमें ये कहा गया कि जो भी 9th शेड्यूल में अगर डाल भी चुके होंगे तो आफ्टर केशवानंद भारती जजमेंट, यानी अप्रैल 24, 1973, यानी केशवानंद भारती केस जो जजमेंट है उसके बाद यहाँ पे जुडिशियल रिव्यू जो है अप्लाई होगा। वो यहाँ पे कम्प्लीटली जो इम्यून नहीं है फ्रॉम जुडिशियल रिव्यू, चाहे आप 9th शेड्यूल में डाल दो यहाँ, लेकिन यहाँ पे जुडिशियल रिव्यू यहाँ पे इस पर होगा। इसके बाद यहाँ पे हिस्ट्री ऑफ की अमेंडमेंट्स, जो इम्पोर्टेंट अमेंडमेंट्स हैं। सबसे पहले जो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1951, इट प्रोवाइडेड फॉर एडवांसमेंट ऑफ सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस। फर्स्ट इसमें बात की प्रोटेक्टेड लॉज एक्वायरिंग एस्टेट्स। तो यहाँ पे हम पढ़ चुके हैं आर्टिकल, और आपको बताना है कौन से आर्टिकल में यहाँ पे एस्टेट्स वर्ड जो है यूज़ किया गया, और उसकी यहाँ पे डेफिनेशन भी दी गई है, उसको डिटेल में डिस्कस किया गया है। तो एस्टेट वर्ड यहाँ पे यूज़ किया गया 31A, और इसमें एस्टेट की यहाँ पे डेफिनेशन दी गई है। एस्टेट में क्या क्या इंक्लूड किया गया, इंक्लूडिंग जागीर, इमाम्स, माफ़ी, जमम राइट्स, रियोतवारी, एग्रीकल्चर, यहाँ पे वेस्ट, फॉरेस्ट, पेस्टेज, और ये बिल्डिंग साइट्स तक यहाँ पे इंक्लूड है किसमें, जागीर में। तो उसके बाद क्रिएटेड 9th शेड्यूल, और सबसे यही इंपॉर्टेंट है इसमें जो 9th शेड्यूल क्रिएट किया गया थ्रू दिस अमेंडमेंट। और ये क्यों बनाया गया 9th शेड्यूल, टू शीड लैंड रिफॉर्म्स फॉर जुडिशियल रिव्यू। उस टाइम पे लैंड रिफॉर्म्स का जो मुद्दा था काफ़ी चल रहा था, और उसमें जो भी कहा गया कि जो भी लैंड रिफॉर्म्स के रिलेटेड जो भी कानून आएगा उसको जुडिशियल रिव्यू से बचाया जाएगा, उस पर जुडिशियल रिव्यू अप्लाई नहीं होगा। लेकिन फिर बाद में आई.आर. कोयलो केस 2007 हमने देखा, उसमें जुडिशियल जो रिव्यू है उसको यहाँ पे अप्लाई कर दिया गया। प्लेस्ड रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन, ये भी इंपॉर्टेंट है, जो हम आर्टिकल 19 में पढ़ते हैं, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, जैसे पब्लिक ऑर्डर, फ्रेंड रिलेशन विद फॉरेन स्टेट्स, इंसाइटमेंट टू ऑफेंस, ये सारे जो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस हैं वो ऐड की गई थ्रू दिस अमेंडमेंट। वैलिडेटेड स्टेट ट्रेडिंग एंड नेशनलाइजेशन ऑफ बिजनेसेस। उसके बाद 42nd अमेंडमेंट 1976 में हुई, इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है क्योंकि इसमें बहुत सारी चेंजेस की गई। और उसके बाद जो 44th अमेंडमेंट आती है उसमें कुछ चीज़ों को यहाँ पे चेंज किया गया। और सबसे पहले इसको देख रहे हैं मिनी कॉन्स्टिट्यूशन में कौन कौन सी जो चेंजेस लाई गई। तो सबसे पहले स्वर्ण सिंह कमेटी के द्वारा रिकमेंड किया गया इसको। प्रियम्बल में कौन कौन सी चेंजेस लाई गई, डीपीएसपीज में, ड्यूटीज़ में, एग्जीक्यूटिव ट्राइब्यूनल्स, इमरजेंसी टाइम में, कंकरेंट लिस्ट, प्रिविलेजेस और जुडिशरी। तो आप देख रहे हो कितनी ज़्यादा चेंजेस यहाँ पे लाई गई। ऑलमोस्ट जो हर एक इम्पॉर्टेंट जो पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का उसमें चेंजेस लाई जा रही हैं। सबसे पहले प्रियम्बल में यहाँ पे 3 न्यू वर्ड्स ऐड किए गए, सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटेग्रिटी। डीपीएसपीज में 3 न्यू प्रिंसिपल्स लाए गए। सबसे पहले इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड, पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन मैनेजमेंट, उसके बाद जो प्रोटेक्शन ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। तो ये 3 न्यू डीपीएसपीज जो हैं वो ऐड किए गए। फंडामेंटल ड्यूटीज़, न्यू पार्ट 4A ऐड किया गया जिसमें 10 ड्यूटीज़ थी, और 11th ड्यूटी जो बाद में 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में ऐड की जाती है। एग्जीक्यूटिव की अगर बात करें तो मेड प्रेसिडेंट बाउंड बाय द एडवाइस ऑफ कैबिनेट। कैबिनेट जो भी एडवाइस देगा तो प्रेसिडेंट उसको मानने पे
प्रेसिडेंट उसको यहाँ पे मना नहीं कर सकते। तो ये इसमें लाया गया। ट्राइब्यूनल की बात करें तो इंट्रोड्यूस एडमिनिस्ट्रेटिव एंड अदर ट्राइब्यूनल्स। एमरजेंसी की बात करें अगर तो अलाउड नेशनल एमरजेंसी टू बी डिक्लेयर्ड फॉर स्पेसिफिक पार्ट ऑफ इंडियाज टेरिटरी। स्पेसिफिक पार्ट पे भी यहाँ पे एमरजेंसी जो है डिक्लेयर की जा सकती है। कंकरेंट लिस्ट 5 सब्जेक्ट्स जो थे स्टेट लिस्ट से उसको कंकरेंट लिस्ट में शिफ्ट किया गया, जैसे एजुकेशन, फॉरेस्ट, प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड एनिमल्स एंड बर्ड्स, पेयर्स एंड मेजर्स, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस। तो ये 5 चीज़ें जो है स्टेट सब्जेक्ट्स पे कंकरेंट लिस्ट में भेजी गई। प्रिविलेजेस एम्पावर्ड पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर टू डिसाइड देयर मेंबर्स राइट्स एंड प्रिविलेजेस। पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर को पावर दी गई कि अपने जो मेंबर्स हैं उनके राइट्स और प्रिविलेजेस को आप यहाँ पे डिसाइड कर सकते हो। जुडिशरी को लेके प्रोवाइडेड फॉर क्रिएशन ऑफ ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज। यहाँ पे ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज की क्रिएशन की बात की गई। उसका 44 1978 में होती है, अंडरगोइंग द 42nd CAA एक्सेसेस। 42nd अमेंडमेंट में कुछ जो चीज़ें ज़्यादा उन्होंने एक्सट्रीम कर दी थी, उसको ठीक करने के लिए दोबारा लाई गई। रिस्टोर्ड लोकसभा असेंबली टेन्योर बैक टू 5 years। 42nd में 6 कर दी गई थी, फिर से यहाँ पे इसको 5 किया गया 44th में। मेड कैबिनेट एडवाइस बाइंडिंग। तो कैबिनेट की एडवाइस जो हमने देखा बाइंडिंग होती है प्रेसिडेंट पे, लेकिन यहाँ पे 44th अमेंडमेंट में यहाँ पे प्रेसिडेंट को एक बार चांस दिया गया है, वो वापस उसको रिकन्सिडरेशन के लिए वंस उसको वापस भेज सकता है रिकन्सिडरेशन के लिए। एमरजेंसी रिप्लेस्ड इंटरनल डिस्टर्बेंसेस विद आर्म्ड रेबेलियन। जो एमरजेंसी का जो प्रोविज़न था 352 आर्टिकल में कौन कौन सी ग्राउंड्स पे लगाई जा सकती है, इसमें उन्होंने इंटरनल डिस्टर्बेंसेस को बहुत ही मिसयूज़ किया जाता था, इसलिए यहाँ पे इसको चेंज करके आर्म्ड रेबेलियन डाल दिया गया। द प्रेसिडेंट कैन ओनली डिक्लेयर नेशनल एमरजेंसी ऑन द रिटन रिकमेंडेशन ऑफ द कैबिनेट। इससे पहले क्या होता था, जो रिटन विदाउट रिटन रिकमेंडेशन यहाँ पे कैबिनेट जो है वो अप्रूव कर देती थी, प्रेसिडेंट यहाँ पे नेशनल एमरजेंसी लगा देती थी। लेकिन इस अमेंडमेंट के बाद इसमें यह कहा गया कि प्रेसिडेंट सिर्फ और सिर्फ रिटन रिकमेंडेशन के बाद ही यहाँ पे डिक्लेयर कर सकते हैं कि नेशनल एमरजेंसी यहाँ पे स्टार्ट होगी, प्रोक्लेम की जाएगी। फंडामेंटल राइट्स, राइट टू प्रॉपर्टी को डिलीट किया गया 44th में, मूव फ्रॉम 19(1)(f या और उसके साथ साथ जो 31 में था टू आर्टिकल 300A। तो पहले ये फंडामेंटल राइट था, अभी क्या है कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, लीगल राइट है। प्रोटेक्शन ड्यूरिंग एमरजेंसी, ensuring 20 and 21 cannot be suspended during national emergency। तो आर्टिकल 20 और 21 जो है वो नेशनल एमरजेंसी में सस्पेंड नहीं की जा सकते। 52nd अमेंडमेंट, डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर्स ऑन द ग्राउंड्स ऑफ डिफेक्शन। एंटी डिफेक्शन लॉ, उस केस में मेंबर्स को कैसे डिस्क्वालीफाई किया जाए, उसकी जो ग्राउंड्स वो यहाँ पे 52nd अमेंडमेंट में आती हैं। 61st इसमें यहाँ पे वोटिंग एज को रिड्यूस किया गया 18 एज तक, 21 से 18 तक। 69th अमेंडमेंट, यूटी ऑफ दिल्ली जो है वो उसको स्पेशल स्टेटस दिया गया। नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली क्रिएटिंग 70 member असेंबली एंड 7 member कैबिनेट। रिजर्व्ड अंडर कंट्रोल, रिजर्व्ड यूनियन कंट्रोल ओवर पब्लिक ऑर्डर, पुलिस एंड लैंड। पब्लिक ऑर्डर, पुलिस और लैंड, ये 3 जो चीज़ें थी वो इसके अंदर रखी गई, रिजर्व यूनियन के अंदर रखी गई, यूनियन के लिए रिजर्व कर दी गई। और इसकी जो असेंबली थी उसके जो 70 मेंबर्स हैं उसके साथ जो थे यहाँ पे आप यहाँ पे कैबिनेट मेंबर्स रख सकते हैं 10%, 10% जो है वो कैबिनेट मेंबर्स हो सकते हैं। और स्टेट्स में क्या यहाँ पे हमें देखने को मिलता है 15% जो है वो कैबिनेट मिनिस्टर्स हो सकते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हो सकते हैं। 73rd अमेंडमेंट, पंचायत को यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया। 74th में म्यूनसिपैलिटीज़ को, 84th में जो पार्लियामेंट्री सीट्स हैं उनको फ्रीज किया गया टिल 2026। 86th में यहाँ पे एजुकेशन में चेंजेस लाई गई। 21A आर्टिकल फंडामेंटल राइट्स में ऐड किया गया, मेकिंग एजुकेशन ए फंडामेंटल राइट फॉर एज 6 to 14। 45 में यहाँ पे अमेंड किया गया इसको, और उसके बाद 51A को भी अमेंड किया गया। तो यहाँ पे 21A इंट्रोड्यूस किया गया और ये 2 चीज़ें इनमें अमेंडमेंट की गई। तो DPSP जो 45 है यहाँ पे कहा गया कि हर एक जो चाइल्ड है उसको अर्ली चाइल्डहुड केयर टिल द एज ऑफ 6, अप टू एज 6 ईयर तक यहाँ पे अर्ली चाइल्डहुड केयर लगी। 51A फंडामेंटल ड्यूटीज़
11th ड्यूटी ऐड की गई फॉर पेरेंट्स गार्जियंस टू प्रोवाइड एजुकेशन। उसका 91st एंटी डिफेक्शन एंड कैबिनेट लिमिट्स आर्टिकल 75(1)(a), इसमें जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का जो साइज है उसको लिमिट किया गया टू लेस देन द 15% ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ लोकसभा। लोकसभा में जितनी टोटल मेंबरशिप है उसके 15% यहाँ पे कहा गया कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हो सकते हैं। डिसक्वालीफाइड डिफेक्टिंग मेंबर्स फ्रॉम होल्डिंग मिनिस्टर पोस्ट 75(1)(b), इसमें ये कहा गया जो भी डिफेक्टिंग मेंबर्स हैं वो डिसक्वालीफाई होते हैं तो मिनिस्ट्रियल पोस्ट पे वो नहीं रह सकते। आर्टिकल 164(1)(a) लिमिटेड सीट स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स लेस देन 15, तो स्टेट लेजिस्लेटिव जो काउंसिल्स हैं उसके जो मिनिस्टर्स हैं जो 15% से ज़्यादा नहीं हो सकते। दिल्ली 239(a) लिमिटेड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स टू 10% ऑफ द असेंबली, ये हम पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट जो है स्प्लिट रूल रिमूव्ड, जो स्प्लिट रूल था 1/3 स्प्लिट इन अ पार्टी, उसको यहाँ पे रिमूव कर दिया गया। तो पहले ऐसा था कि 1/3 अगर मेंबर्स जो है पार्टी छोड़ के दूसरी पार्टी में ज्वाइन करते हैं जीतने के बाद, तो उन पे यहाँ पे एंटी डिफेक्शन लॉ नहीं लगता था ये यहाँ पे एक एक्सेप्शन थी। लेकिन इसको 91st अमेंडमेंट में इसको रिमूव कर दिया गया, ख़त्म कर दिया गया। अभी एक्सेप्शन क्या है 2/3 की, 2/3 मेंबर्स अगर स्प्लिट होते हैं मर्ज होते हैं दूसरी पार्टी में तो उन पे यहाँ पे एंटी डिफेक्शन लॉ नहीं लगता है। 97th to 106 अमेंडमेंट्स, 97 अमेंडमेंट में क्या किया यहाँ पे कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ की बात की है, आर्टिकल 19 का अमेंड किया गया, आर्टिकल 43B और पार्ट 9B। 99th अमेंडमेंट नेशनल जुडिशल अपॉइंटमेंट कमीशन लाया गया लेटर जो सुप्रीम कोर्ट द्वारा, उसको स्टक डाउन कर दिया गया, ख़त्म कर दिया गया अनकॉन्स्टिट्यूशनल कह के। अगेंस्ट जो सेपरेशन ऑफ पावर्स है उसको उन्होंने कहा कि इट इज़ अगेंस्ट सेपरेशन ऑफ पावर्स, उसको यहाँ पे स्टक डाउन कर दिया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। 100th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2015 लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश, तो इंडिया और बांग्लादेश के बीच में जो लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट हुआ 2015 में 100th अमेंडमेंट के अंडर इसको लाया गया। 101 2016 में गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स के रिलेटेड है, इसके अंडर इसको इंट्रोड्यूस किया गया। 102 2018 में कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, ये यूपीएससी का PYQ है। डायरेक्ट 4 बॉडीज़ थी और उनमें कहा कौन कौन सी जो है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। 103 2019 में यहाँ पे EWS की रिजर्वेशन के लिए इन एडमिशन टू एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस इंक्लूडिंग प्राइवेट वंस भी यहाँ पे इंक्लूड है, लेकिन एक्सेप्शन क्या है यहाँ पे माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन में EWS रिजर्वेशन नहीं होगी, बाकी जो सारे प्राइवेट स्कूल्स हैं उनमें भी होगी। एंड पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, जितने भी एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं इंक्लूडिंग प्राइवेट वंस। 104 2020 में यहाँ पे रिजर्व सीट जो एंग्लो इंडियन कम्युनिटी की सीट्स लोकसभा और स्टेट असेंबलीज में होती थी उसको रिमूव किया गया। 105 2021 रिस्टोर द पावर ऑफ स्टेट गवर्नमेंट टू आइडेंटिफाई एंड रिकॉग्नाइज सोशली एंड एजुकेशनल बैकवर्ड क्लासेस, तो यहाँ पे सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस स्टेट गवर्नमेंट की पावर्स को यहाँ पे रिस्टोर किया गया कि वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं और रिकॉग्नाइज कर सकते हैं सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस को। 106 2023 नारी शक्ति वंदन अधिनियम, यहाँ पे 33% सीट जो है वो वुमेन के लिए रिजर्व की गई लोकसभा में और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज में। एंड द दिल्ली असेंबली फॉर 15 years एक्सटेंडेड फॉर नेक्स्ट सेंसस डिलिमिटेशन बाय 334A, तो ये 106 जो है नारी शक्ति वंदन अधिनियम 33% जो रिजर्वेशन देता है लोकसभा में, असेंबलीज में और दिल्ली असेंबली में। उसके बाद बिल्स जो न्यूज़ में थे 130 जो अमेंडमेंट बिल लाया गया वो किसके रिलेटेड है, प्रपोज फ्रेमवर्क एमिंग टू ऑटोमेटिकली रिमूव प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर और मिनिस्टर्स फ्रॉम ऑफिस इफ दे आर अरेस्टेड फॉर सीरियस क्राइम एंड डिटेन्ड फॉर मोर देन 30 days। इसमें 30 days से ज़्यादा कोई भी अगर डिटेन किया जाता है सीरियस क्राइम में और उसको अरेस्ट कर दिया जाता है तो प्राइम मिनिस्टर भी, चीफ मिनिस्टर भी और मिनिस्टर जो भी मिनिस्टर्स हैं उनको ऑटोमेटिकली यहाँ पे रिमूव कर दिया जाएगा। डिलिमिटेशन एडजस्टमेंट्स 131st अमेंडमेंट जो 2026 में ये बिल है, एम्ड एट एडजस्टिंग डिलिमिटेशन प्रोसेस बेस्ड ऑन अपकमिंग सेंसस डाटा। तो ये थे यहाँ पे